हाय फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम बड़े ही आसान शब्दों में रूब्रिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, रूब्रिक्स कैसे बनाया जाता है, रूब्रिक्स क्यों ज़रूरी होता है, बच्चों के लिए रूब्रिक्स कैसे मददगार है और एनसीएफ और एनईपी 2020 के अनुसार रूब्रिक्स क्यों ज़रूरी है। इन सब बातों पे हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रूब्रिक्स क्या होता है। तो रूब्रिक जो है वो मापदंडों का एक समूह होता है जिसका प्रयोग छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है। मतलब ये कि रूब्रिक एक असेसमेंट का टूल है जिसमें कुछ क्राइटेरिया दिया जाता है। उस क्राइटेरिया की बेसिस पे बच्चों का, छात्रों का, स्टूडेंट्स का असेसमेंट किया जाता है। रूब्रिक की मदद से शिक्षक यह तय करते हैं कि किसी छात्र का कार्य, जैसे प्रोजेक्ट या उनकी कोई लेखन या उनकी कोई प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति या गतिविधि कितना अच्छा है और किस स्तर का है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो रूब्रिक्स बराबर होता है क्या देखना है और कैसे अंक देना है। बच्चों के किस क्राइटेरिया को देखना है और कितना अंक देना है, यही रूब्रिक्स करता है। रूब्रिक्स एक आकलन उपकरण है, असेसमेंट टूल है। अभी हमने बात की, जैसे दूध नापने के लिए हमें लीटर की ज़रूरत पड़ती है, वज़न मापने के लिए हमें किलोग्राम की ज़रूरत पड़ती है और समय को देखने के लिए, पता करने के लिए हमें घड़ी की ज़रूरत होती है। उसी तरह बच्चों के सीखने के पैमाने को, सीखने के मापन को पता करने के लिए हमें रूब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि रूब्रिक्स के मुख्य घटक यानी मेन कंपोनेंट ऑफ रूब्रिक्स क्या क्या है, क्या चीज़ें उसके अंदर दी जाती है। तो रूब्रिक्स में पहला होता है क्राइटेरिया, मानदंड। किन बातों का मूल्यांकन होगा, हम ये तय करते हैं कि बच्चों के किन बातों का मूल्यांकन करना है। जैसे अगर हम बात करें हिंदी में तो विषय समझ की बात कर सकते हैं, भाषा की बात कर सकते हैं, प्रस्तुति की बात कर सकते हैं कि वो प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी उसके अंदर कितनी है, और भागीदारी, वो कितने पार्टिसिपेशन है उसका किसी भी वर्क में। तो इन सब क्राइटेरिया की बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि मूल्यांकन हम करेंगे बच्चों का। तो ये क्राइटेरिया पहले से तय कर दिया जाता है। अब हमें लेवल देखना है, प्रदर्शन के स्तर, उत्कृष्ट अगर है या फिर अच्छा है या संतोषजनक है या सुधार आवश्यक है। तो इस 4 लेवल पे हमने बांट दिया है। तीसरा चीज़ है कि सब स्तर पे विवरण देखना है, हर स्तर का स्पष्ट वर्णन हमें देखना है और स्कोर प्रत्येक स्तर के लिए कितने अंक होंगे ये तय करना है। तो ये रूब्रिक्स का एक नमूना है, इसकी बेसिस पे आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे साइड में जो है, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे मानदंड दिया गया है। मानदंड के अंदर विषय समझ, भाषा, प्रस्तुति, रचनात्मकता और भागीदारी, ये 5 मानदंड यानी क्राइटेरिया बनाया गया है। इधर लेवल दिया गया, उत्कृष्ट के लिए 4 अंक, अच्छे के लिए 3 अंक, संतोषजनक के लिए 2 अंक और सुधार आवश्यक के लिए 1 अंक की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है कि अगर विषय समझ, विषय की पूरी समझ और सही समझ है, उदाहरण सहित बच्चा बता रहा है, तो उसे उत्कृष्ट माना जाएगा। विषय की अच्छी समझ है लेकिन छोटी सी कमी है तो उसे अच्छा माना जाएगा। विषय पर आंशिक समझ है, बार बार उन्हें संकेत की ज़रूरत, इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें संतोषजनक माना जाएगा और 2 नंबर दिए जाएंगे। और विषय की बिल्कुल भी समझ ना हो तो उसे हम सुधार आवश्यक करके 1 नंबर दे सकते हैं। तो इस तरह से लेवल बांट दिया गया है। ऊपर में लेफ्ट साइड में मानदंड बांट दिया गया है, बीच में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया और साथ ही साथ लेवल के हिसाब से उसे अंक दिया गया। तो ये 4 चीज़ें, मतलब मानदंड, स्तर, विवरण, हर स्तर का स्पष्ट वर्णन होता है और अंक या ग्रेड, प्रत्येक स्तर के लिए अंक या ग्रेड दिया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मानदंड के हिसाब से विषय की समझ कैसी है, भाषा कैसी है, भाषा पे पकड़ कैसी है, बच्चों का प्रस्तुति कैसा है, अगर क्रमबद्ध, आत्मविश्वास और प्रभावी ढंग से वो किसी चीज़ को प्रेजेंट करता है तो उसे हम उत्कृष्ट मानेंगे और 4 अंक देंगे। अगर बच्चा सामान्य, आत्मविश्वास,
प्रस्तुति थोड़ी ठीक ठाक है तो हम उसे अच्छा मानेंगे। प्रस्तुति में बच्चे झिझक रहे हैं तो हम उसे संतोषजनक मानेंगे, और प्रस्तुति नहीं कर पा रहा है तो उसे हम सुधार आवश्यक मानेंगे और 1 नंबर देंगे। तो इस तरह से हम लेवल के हिसाब से बच्चों के डिस्क्रिप्शन को पहले बता दिया जाएगा कि बच्चे क्या करेंगे तो उन्हें कितने नंबर दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, अगर कोई नया विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, रोचक ढंग से कर रहे हैं, मौलिक प्रयास कर रहे हैं तो उत्कृष्ट माने जाएंगे, 4 अंक दिए जाएंगे। अगर कुछ नए विचार हैं, पूरे नए विचार नहीं है लेकिन कुछ नए विचार शामिल करते हैं तो अच्छा माना जाएगा, उन्हें 3 अंक दिया जाएगा। सीमित रचनात्मकता मतलब एकाध थोड़ी बहुत रचनात्मकता दिखती है तो उसे संतोषजनक माना जाएगा, 2 अंक दिए जाएंगे। और बिल्कुल भी रचनात्मकता नहीं है तो उसे सुधार की आवश्यकता होगी और 1 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे क्राइटेरिया 5 दिया गया है और 4 लेवल पे यहाँ पे मेजरमेंट किया जा रहा है, यानी टोटल अंक अगर होगा तो 20 होगा। अगर बच्चे 20 में से 17 से 20 नंबर लाते हैं तो उन्हें उत्कृष्ट माना जाएगा, 13 से 16 लाएंगे तो उसे अच्छा माना जाएगा, 9 से 12 लाएंगे तो उसे संतोषजनक माना जाएगा, और 5 से 8 अंक के बीच आता है तो उन्हें सुधार आवश्यक माना जाएगा। तो इस तरह से एक क्राइटेरिया पहले से तय कर लिया जाएगा, लेवल पहले से तय कर लिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन तय कर लिया जाएगा और उसके बेसिस पे जो है बच्चों को अंक दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात उठती है कि रूब्रिक्स क्यों ज़रूरी है। तो मूल्यांकन निष्पक्ष और पारदर्शी होता है, बच्चों को पहले से पता होता है कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है, शिक्षक को स्पष्ट अंक देने में भी आसानी होती है और सीखने में सुधार के लिए फीडबैक मिलता है। अब ये सवाल उठता है कि बच्चों के लिए रूब्रिक्स कैसे मददगार है। तो ये पहले से बच्चों को पता होता है कि हमें हमारे किस लेवल का, हमारी किन चीज़ों का, हमारे किस भाषा का हमारा टेस्ट होना है या फिर हमारी रचनात्मकता का टेस्ट होना, तो उन्हें पहले से सारी चीज़ें मालूम होती है, इसलिए बच्चे डरते नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि अगर यह कर लिया तो अच्छा अंक मिलेगा, यानी धीरे धीरे बच्चा स्वयं मूल्यांकन सीख लेता है रूब्रिक की मदद से। अब अगर हम बात करें तो NCF और NEP 2020 के अनुसार रूब्रिक्स क्यों ज़रूरी है। तो नई शिक्षा नीति में जोर दिया जाता है रटने पे नहीं, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग पे, करके सीखने पे जोर दिया जाता है, सीखने की प्रक्रिया पे जोर दिया जाता है, निरंतर मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव मूल्यांकन की बात की जाती है। और रूब्रिक्स बिना परीक्षा दबाव के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है कि हम एग्ज़ाम में इतने नंबर लाएंगे तो मतलब टॉप करेंगे, तो इस तरह का प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर बच्चों पे नहीं होता है। चलिए, हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।